ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज एसआई का टेस्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन होगा और ये टेस्ट जो था सेकंड नंबर का, ये पूरा मैप बेस्ड था। ठीक है, जो ज्योग्राफी का टेस्ट था वो पूरा मैप बेस्ड था। अगर आपने मैप अच्छे से कर रखा है तो आपको बहुत ईजिली इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चंस थे अगर मैप आपने अच्छे से किया हो तो। ठीक है, तो आज हम पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्लेशियर, दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2300 मीटर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो पहले काम की चीज़ हमने क्या उठा ली कि उत्तराखंड में है ये। ठीक है, फिर दिस ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स ऑफ रिवर गौरी गंगा, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, एंड ऑल्सो द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द कुमाऊं हिमालयस। ठीक, तो क्या पूछा है कि उत्तराखंड राज्य में 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, गौरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है और कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विच अमंग द ग्लेशियर इज द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है इसने और ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि ये कौन से ग्लेशियर का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है गंगोत्री। अब गंगोत्री तो सबको पता होगा कि ये किसका ओरिजिन है, गंगोत्री ग्लेशियर गंगा रिवर का है कि नहीं। ठीक है, गंगा रिवर वेरी फेमस। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये अब पूछा क्या है, ये गौरी गंगा बोल रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर क्या है, जेमू ग्लेशियर क्या है, जेमू ग्लेशियर ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। अच्छा, ईस्टर्न हिमालयस में है और कहाँ पर है, ये सिक्किम में है, पहली चीज़। ठीक है, अब चूंकि ये लार्जेस्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ का है, ईस्टर्न हिमालयस का है और सिक्किम में है। जैसे ही सिक्किम वर्ड आया आपको क्या दिया है, उत्तराखंड, आप इसको भी काट देंगे। ठीक है, तीसरा लिखा है सोनापानी। क्या लिखा है, तीसरा ग्लेशियर हमें लिखा हुआ है कि सोनापानी पूछा है कि सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है। तो जब आप सोनापानी ग्लेशियर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सोनापानी जो ग्लेशियर है ये चंद्रा रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, चंद्रा रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये है वेस्टर्न हिमालयस में। ठीक, तो अब देखो यहाँ आ गई चंद्रा रिवर। अगेन गौरी गंगा पूछा है, चंद्रा रिवर तो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री से निकलती है गंगा, जेमू जो है वो सिक्किम में है और सोनापानी ग्लेशियर से चंद्रा रिवर रिलेटेड है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा मिलाम ग्लेशियर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। रूपाली स्टैंडिंग इन द टिप ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नाउ शी इज लुकिंग डाउन। खड़ी कहाँ है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे नॉर्थ में खड़ी है। ठीक है, और लुकिंग डाउन फ्रॉम देयर, देन व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासेस शी कैन सी फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, रूपाली भारत के सबसे उत्तरी भाग के सिरे पर खड़ी है। अब वहां से नीचे देख रही है तो दर्रे का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, पहले से अंत तक देखेगी। तो क्या पूछ रहा है ये, आपको नॉर्थ टू साउथ देखना है। ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण देखना है, क्योंकि कहाँ खड़ी है, सबसे उत्तरी भाग में खड़ी है। तो उत्तर से दक्षिण आपको, ये जो इतनी बड़ी कहानी दी है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या परेशान करने के लिए। ठीक है, आपको बस इसमें से ये निकालना है कि वो सबसे उत्तरी भाग में खड़ी है और उसको ऊपर से नीचे देखेगी तो उसको कौन कौन से दर्रे दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप जब इंडिया का मैप बनाएंगे ठीक है, देखिए जब इंडिया का मैप बनाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर है अघिल पास। ठीक, क्या हो गया, अच्छा ये बोला कहाँ है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में खड़ी है, यानी रूपाली खड़ी है
इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट, और ये ऐसे नीचे देख रही है तो नॉर्थ टू साउथ उसको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर है हमारा अघिल पास, ठीक, अघिल पास हो गया। उसके बाद क्या क्या दिया है, एक खारदुंगला लिखा है, एक जोजिला, एक बारालाचाला, और बस यही 4 है, इन्हीं का सीक्वेंस चेंज कर करके दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 पासेज हैं, ठीक, ये बहुत फेमस पासेज हैं, आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो है ये है बुर्जिल पास, ठीक, ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक। उसके बाद ये है बनिहाल पास, और ये वाला है जोजिला पास, ठीक। ये जो 4 पासेस है ना, ये आसपास में है, काफ़ी फेमस है, ये चारों आप पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ कहीं पर एक है बारालाचाला पास, क्या है, बारालाचाला, और यहाँ पर है खारदुंगला पास, ठीक। तो जब नॉर्थ टू साउथ आओगे तो क्या मिल रहा है, सबसे पहले अघिल पास मिल रहा है क्या। तो अब देखो पहला तो पहले ही ऑप्शन में अघिल है, तो ये तो आपको बाकी नहीं भी पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बना लेते। मान लो आपको ये सारे के सीक्वेंस नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि अघिल सबसे पहले आता है, तो ये तीनों ऑप्शन आप अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं ना। लेकिन मान लो अब आपको आगे का देखना है, तो कैसे देखोगे, अघिल पास, उसके बाद क्या दिख रहा है, खारदुंगला पास, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, फिर है जोजिला पास, और फिर बारालाचाला, पहले ही ऑप्शन में। तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एरिया एंड चूज द वन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट, ये ध्यान रखना, कौन सा हिमालय का हिस्सा वृहद हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब देखो नंगा पर्वत, इसमें भी जब इंडिया का मैप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर होता है नंगा पर्वत, ठीक है। इस तरफ है उत्तराखंड तरफ में नंदा देवी, ठीक है। काठमांडू और धौलागिरी है हिमालय, सॉरी उसमें नेपाल में, ठीक, यहाँ धौलागिरी है, यहाँ कहीं पर काठमांडू है, ठीक। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों ग्रेटर हिमालय यानी वृहद हिमालय के हिस्से हैं। कौन कौन से, ये कौन सा हो गया, ये हो गया नंगा पर्वत, आपको सारी लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई भी माउंटेन्स हो गए, हिल्स, प्लेटोज, जैसे पासेस पढ़े, दर्रे पढ़े, है ना, हर चीज़ का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है आपसे, नॉर्थ टू साउथ वाले क्वेश्चंस हो गए, कौन सा किसका पार्ट है, ये क्यों पूछ रहा है, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट लोकेशन उनकी पता हो, है ना। तो जैसे नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है, कभी ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको उनके स्टेट्स पता हो और आपको ये पता हो कि ईस्ट टू वेस्ट उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, है ना, कि ईस्ट टू वेस्ट वो कहाँ पर से जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर नंगा पर्वत यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, नंदा देवी, और ये वाला है धौलागिरी, ठीक है। ये तीनों ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ये जो काठमांडू है ये पार्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो करेक्टली डिफाइंस द टर्म कयाल। देखो क्या पूछा है, कयाल, ठीक, इंग्लिश में लिखा है KAYAL, ठीक है, क्या लिखा है KAYAL कयाल, और हिंदी में ये लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा, इन्होंने वर्ड्स के साथ खेल दिया है, ठीक है, उसी से मिलते जुलते वर्ड्स उठा दिया है और डाल दिया है, तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे अगर ठीक से नहीं पढ़े हो तो, है ना। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। बेस्ड ऑन द, ये क्या पूछा है, कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है, बेस्ड ऑन द रेपर्टोयर ऑफ शॉर्ट सॉन्ग्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 8 लाइन्स, इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज बंदिश। 2 से 8 पंक्तियों तक के लघु गीतों के प्रदर्शन पर आधारित इसे बंदिश भी कहा जाता है। अब देखो थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये तो पता होगा कि ये तो नहीं है, ठीक है। और ये क्यों डाला है, मतलब कयाल ज्योग्राफी की चीज़ है,
और ये कहाँ से इन्होंने लघु गीतों का प्रदर्शन और ये सब क्यों डाल दिया इस पे, कहाँ से आया? ठीक है, तो अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो वैसे तो इस ऑप्शन को आप काट दोगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्यों डाला है पता है? क्योंकि ये जो चीज़ बता रहा है ये क्या है पता है? ये एक्चुअली इसको कहते हैं ख्याल। इट इज़ अ वे ऑफ म्यूजिक सिंगिंग। दूसरा क्या होता है? दो तरह के होते हैं। दूसरा होता है ध्रुपद, ये सुना होगा, ख्याल और ध्रुपद, है ना? तो क्या आपको ध्यान रखना है कि पूछा है कयाल और लिख दिया है ऑप्शन में ख्याल, तो ख्याल और कयाल में कंफ्यूज नहीं होना है ना? ये नहीं कि कयाल पूछ रहा है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और अरे ख्याल भी पढ़ा था, बंदिश होता है, यही तो कुछ था और ये मार के आ गए, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए देख लो ऐसा ऐसा भी ऑप्शन बना देते हैं, मिलता जुलता वर्ड है तो डाल दिया, ठीक। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर देखो दूसरा क्या है, द शैलो लगून्स और इनलेट्स ऑफ सी दैट आर पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, उथले लगून या समुद्र के प्रवेश द्वार जो तटीय रेखाओं के समानांतर हैं। एक्चुअली यही होता है कयाल, ठीक है। कयाल कहाँ से आया है? देखो जो इंडिया है हमारा, ठीक है, यहाँ पर केरला है, ठीक, तो ये कयाल यानी होता है बैक वाटर, ठीक है। कयाल एक्चुअली केरला का वर्ड है, इसका मतलब होता है बैक वाटर्स। बैक वाटर्स को ही केरला में क्या बोलते हैं? बैक वाटर्स को केरला में बोलते हैं कयाल, ठीक है। तो ये वर्ड यहीं से आया है, ठीक है। अब बैक वाटर्स क्या है? देखो सुने होंगे ना, केरला में बहुत सारी क्या हैं, लेक्स हैं, जैसे वेम्बनाड लेक बहुत फेमस है, बहुत फेमस लेक है वेम्बनाड लेक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वेम्बनाड लेक में, जैसे देखो यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है, यह हमारा एरिया है, मान लो ये पूरा अपना केरला है, ठीक है। यहाँ पर जो लेक है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल, ये है हमारी जैसे वेम्बनाड लेक, ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं केरला में, ठीक है। तो ये इन्हीं को बोलते हैं क्या? कयाल। इनका पानी कहाँ से आता है? बैक वाटर्स। बैक वाटर्स मतलब समुद्र से ही पानी जो है, जो पीछे आकर यहाँ जमा हो जाता है ना इन लेक्स में, उन्हीं को क्या कहते हैं? बैक वाटर्स कहते हैं, ठीक है। तो और जब ये क्या हो जाती हैं? सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर यानी खारा पानी, ठीक है, तो इनको हम लगून भी बोलते हैं, सॉल्ट वाटर लगून्स, ठीक है, जो हमारे लेक बन जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? सॉल्ट वाटर लगून है, ठीक है। अब क्या है, देखो ऐसे बहुत सारे हैं केरला में, ठीक है, केरला में बहुत सारे हैं। अब क्या बोल रहा है? ये वही चीज़ बोल रहा है, इनलेट्स ऑफ सी दैट आर पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, ठीक है, रेखाओं के समानांतर। तो ये जो होती हैं कोस्ट लाइन, ये भारत की कोस्ट लाइन है, इसके पैरेलल में ये जो लेक बनी हुई है, ये क्या है? यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स भी है बहुत सारी, है ना। तो ये सब क्या है? कयाल्स बोलते हैं इनको, ठीक। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या है? बी, ठीक। अब ये देख लेते हैं कि बाकी क्या लिखा हुआ है। समर ग्रासलैंड्स इन द उत्तराखंड रीजन, उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन घास को क्या बोलते हैं? बुग्याल्स। ये भी बहुत फेमस है, थोड़ा ख्याल बुग्याल ऐसा एक तरीके का नाम है ना, इसलिए इसको डाल दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो समर ग्रासलैंड्स होती हैं उत्तराखंड में, उनको हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं, ठीक। फिर डी ऑप्शन है, इट इज अ प्लेस वेयर अ रिवर और अ स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी विच इज द माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। ये क्या होता है? देखो यह एक ऐसा स्थान है जहाँ एक नदी या धारा समुद्र में खुलती है, इसको क्या कहते हैं? कोई क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एस्चुरी, ठीक। जैसे कि मान लो ये रिवर आ रही है, ठीक है, और ये ऐसे जब खुलती, ये पूरा लैंड है, ये कोई कॉन्टिनेंट कह लो या लैंड कह लो, और ये हमारा सी है, ठीक है। ये जो रिवर आ रही है और इसके पानी ऐसे इस तरीके से बाहर जा रहे हैं, तो ये जो माउथ है ना, ठीक है, जो नदियाँ आ रही हैं और वो जब ओपन अप हो रही हैं, नदी आते हुए क्या हो रही है? आ रही है और ओपन अप हो रही है किसमें? सी में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को एस्चुरी बोलते हैं। और वही चीज़ लिखी है, एक ऐसा स्थान जहाँ नदी या धारा समुद्र में खुलती है, तो माउथ ऑफ रिवर या नदी का मुहाना भी बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है डेल्टा,
तो डेल्टा और एस्चुरी के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये रिवर आती है और यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स छोड़ देती है, तो ऐसे करके जब ये सेडिमेंट्स छोड़ देती है तो वो जो एरिया बन जाता है विच इज़ द डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर, ये क्या होते हैं, डेल्टा होते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मोस्टली जो हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स हैं, जैसे गंगा है, ठीक, गंगा, महानदी, ये सारी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और जो इधर फ्लो करने वाली रिवर है वो मोस्टली एस्चुरी बनाती है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये वाला, ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द न्यू एलुवियम ट्रैक्ट अलोंग द कोर्सेज ऑफ रिवर्स आर नोन एज। देखो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला है। अब इसमें पूछा है तेराई, भांगर, खादर, भाबर। इसका अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है, जैसे मान लो ये आपका माउंटेन है, ये हिमालयाज है या कोई भी माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहाड़ों से ही नदियाँ बहती हैं, है ना। तो पहाड़ों से नदियाँ बहती हैं तो फिर आगे जो उनका कोर्स होता है वो ही पूरा इन सब में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। अब ये माउंटेन हो गए। अब माउंटेन के जो फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स मतलब क्या होता है कि माउंटेन के जो एंड्स होते हैं वहाँ क्या होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें। अब बहुत बड़ी सी पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ है ना, तो उसके एंड में फुट हिल्स में बड़े बड़े चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर, बोल्डर्स, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे रहते हैं, ये वाला एरिया। अब मान लो यहाँ से जो नदी आ रही है, ठीक है, माउंटेन से जो नदी आ रही है, जब वो यहाँ पहुँचती है तो एक वर्ड होता है डिसअपियर, ठीक है, बोलते हैं कि द रिवर्स डिसअपियर। इसका क्या मतलब है कि ये कॉमन सेंस भी है, देखो कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर से तो नहीं बह पाएगी रिवर, तो पानी क्या होता है, पानी इनको सीप इन कर लेता है इसके अंदर और वो सरफेस के नीचे से बहने लगता है, ठीक है। रिवर्स आती हैं और इसके अंदर से पानी जाते हुए सरफेस के नीचे से बहने लगता है पानी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सरफेस पे नदियाँ नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से बोलते हैं रिवर्स डिसअपियर। और ये कौन सा एरिया है, इसे हम कहते हैं इस एरिया को भाबर, ठीक है। तो ये वाला एरिया होता है भाबर। भाबर के बाद जब ये चट्टानें, बड़ी चट्टानें ख़त्म हो जाती हैं और ये छोटे छोटे डिपॉजिट्स, छोटे छोटे जब पत्थर आ जाते हैं, तो यहाँ पर रिवर वापस सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। छोटे छोटे हैं अब, तो रिवर का फ्लो भी बढ़ जाता है तब तक, तो रिवर क्या होती है, सरफेस में आ जाती है। जब रिवर सरफेस पे आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर रीअपियर्स। क्या हो जाती है, रीअपियर, वापस से सरफेस पे आ जाती है और फिर से दिखने लगती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इस एरिया को, इसको हम कहते हैं तेराई। और ये क्या होता है, एक गीला एरिया होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी वापस आ चुका है अब सरफेस में, है ना, तो गीलापन होगा, तो तेराई हमेशा गीला वाला एरिया है। उसके बाद देखो, अब यहाँ से ये है हमारी रिवर वैली, यहाँ से बह रही है हमारी रिवर, ठीक है। अब क्या होता है, जब रिवर में फ्लड्स आते हैं, ठीक है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है रिवर में और रिवर में फ्लड आते हैं, तो क्या होगा, जब पानी बढ़ेगा रिवर में, देखो मान लो जैसे ये रिवर जा रही है, ये रिवर की वैली है, ठीक, ये रिवर वैली है, यहाँ से रिवर जा रही है। अब क्या होगा, जब पानी इस रिवर में बढ़ेगा, ठीक है, मान लो पूरा यहाँ तक पानी बढ़ गया, फ्लड आया, पानी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब वो वाटर लेवल लो होगा, जब वो फ्लड चला जाएगा, ठीक है, वाटर लेवल लो हो जाएगा, तो डिपॉजिट्स क्या है, वहीं रह जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स, जो भी रिवर में सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, जो भी मिट्टी, रेत, ये सब लेकर रिवर चलती है ना अपने साथ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक। क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब क्या हुआ, रिवर का पानी नीचे गया और चीज़ें वहाँ पर जितने भी ये हमारे सिल्ट, क्ले, मिट्टी, रेत, ये सारी चीज़ें वहाँ डिपॉजिट हो गई। और यहीं इसी में ये क्या होता है, इसमें एल्यूवियल सॉइल भी होती है, ठीक। अब क्या होगा, ये डिपॉजिट हो गया, अब रिवर जो है ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, ठीक।
अब ये एक फ्लड था, अब मान लो वो वाटर लेवल रिसाइड कर गया, नीचे चला गया, अब थोड़े टाइम बाद दोबारा से फ्लड आता है अगर, ठीक है, तो जब दोबारा से फ्लड आएगा तो फिर इसके बाद फिर से डिपॉजिट होगा कि नहीं, ठीक है, और ऐसे डिपॉजिट्स होते जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो ओल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने डिपॉजिट्स होते हैं, पुराने मतलब जो पहले के फ्लड्स, जो पिछले वक्त में जो फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से डिपॉजिट्स हो चुके हैं और जो अब पुराने हो चुके हैं, उन्हें हम कौन सा नाम दिया है, उन्हें हमने दिया है भांगड़ का नाम, ठीक। तो यहाँ पर की जो एरिया है जहाँ ओल्ड एल्यूवियम है, क्या है, ओल्ड एल्यूवियम, उसको हम कहते हैं भांगड़। और यहाँ क्या मिलता है, ध्यान देना, ये क्या है, ओल्ड एल्यूवियम, ठीक। और जो ये नया फ्लड होता है ना, नया जो डिपॉजिट होता है, जो रिसेंट में डिपॉजिट हुआ होता है, जो नई मिट्टी होती है, उसे हम कहते हैं क्या, न्यू एल्यूवियम, और वही उसका नाम है खादर। यहाँ पर जो होते हैं इनको हम कहते हैं खादर। और खादर क्या होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ न्यू एल्यूवियम, ठीक है। तो जो न्यू सॉइल होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है रिवर वैली, और उसके बाद आ जाएगी रिवर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, देखो, न्यू एल्यूवियम ट्रैक्ट, ठीक है, नदियों के मार्ग के साथ नए जलोढ़ पथ के रूप में जाना जाता है, क्या, खादर, ठीक। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसको अच्छे से ऐसे देख देख के करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगेन मैप का क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया, सबसे ऊंची चोटी। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस देख के सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि दो ऑप्शन तो आप क्वेश्चन से ही एलिमिनेट कर दोगे। कैसे, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो अगर आपको चोटी और मतलब पीक और रेंजेस में डिफरेंस पता है, ठीक है, कि पीक क्या होती है और रेंजेस क्या होते हैं, अगर इसका डिफरेंस पता है आपको तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। कौन कौन से करोगे, डी और सी। क्यों करोगे, क्योंकि कार्डमम हिल्स आर अ माउंटेन रेंजेस, दे आर रेंजेस, और सिमिलर विद अनामलाई, जैसे नीलगिरी, ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये पूरे के पूरे रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है, अनामलाई पूरा रेंजेस है, ठीक है, तो कार्डमम भी पूरे रेंजेस है, तो ये चोटी तो होगी ही नहीं। अब बचती है सिर्फ दोदा बेटा और अनाईमुड़ी के बीच में आपको पता करना था। अब अनाईमुड़ी भी फेमस है ना, कि सबसे हाईएस्ट पीक है वो किसकी, साउथ इंडिया की, तो वैसे तो बना लेते इसको, ठीक है, क्योंकि ये पता रहता है। पर मान लो अगर नहीं पता होता तो ये दोनों के बीच में आप ढूंढते, ठीक है। अब आ जाओ, इंडिया का मैप देख लो, साउथ इंडिया क्या पूछ रहा है ये, पेनिनसुला इंडिया, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ पेनिनसुला इंडिया देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक यानी नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। ये पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट नहीं है, ये किसकी हाईएस्ट है, ये नीलगिरी की हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप काट देते, बचता अनाईमुड़ी, और वो आपका सही आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन हम और देख लेते हैं कि बाकी जो दिया है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अच्छा, कार्डमम हिल्स दिया है, और ये तो नीलगिरी हो गया, नीचे यहाँ कार्डमम हो गया, यहाँ पर अनामलाई, ठीक है, ये अनामलाई हो गया, कार्डमम, ठीक है। कार्डमम को क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर इलायची की पैदावार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हो गई, उसके ऊपर अनामलाई, और इसी में है अनामुड़ी जो कि पेनिनसुलर की हाईएस्ट है। वैसे ही यहाँ पर भी है, बहुत सारी हैं, जिसमें से ये तीन मैं बता देती हूँ, ठीक है, शेवरॉय, जावड़ी और पालमी हिल्स,
देखो वहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। शेवरॉय, जावड़ी और पालनी हिल्स। ठीक, ये किस तरफ है? ये ईस्ट साइड है। ठीक है, तो जब मैप बनाओगे आप लोग तो इस तरीके से मैप बना के करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? अनामुड़ी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेवास के ऊपर। ठीक है, करेवास भी अगेन वेरी फेमस। करेवा, करेवा यानी क्या होता है? ये चीज़ आपको पता होगी या चलो नहीं भी पता हो तो हम बताते हैं। पहला ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, दिस आर अनकंसोलिडेटेड लैकस्ट्राइन डिपॉजिट। लैकस्ट्राइन मतलब क्या होता है? लैकस्ट्राइन मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू लेक्स। और इसीलिए जब आप इसे हिंदी में देखेंगे तो सरोवर। ठीक, मान लो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता है ना कि यार लैकस्ट्राइन तो कभी सुना नहीं है ना, इवन इंग्लिश मीडियम वाले भी फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कि कोई कोई वर्ड तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं पता होते कि यार क्या लिखा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ये पता ही नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग? हिंदी में आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी सिर्फ आप देख ही नहीं सकते। हिंदी के क्वेश्चंस अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ तो एक बार ज़रूर हिंदी में उसको पढ़िए। ठीक है, हो सकता है हिंदी में वर्ड सेम हो, आप वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ क्रक्स उसका निकाल लें क्वेश्चन का, है ना, तो ये फ़ायदा है। तो लैकस्ट्राइन को देखने के लिए हम क्या आ गए यहाँ? सरोवर। सरोवर यानी क्या होता है? लेक। ठीक है, तो ये असमेकित सरोवर निक्षेप है। तो इसका क्या मतलब है? अनकंसोलिडेटेड लैकस्ट्राइन डिपॉजिट विच मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लेक्स। ठीक है, अब करेवास क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जब रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो रिवर्स हैं, ठीक है, ये रिवर वैली हो गई या रिवर हो गई। ठीक है, जब उनका वाटर किसी लेक में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लेक्स भी हैं बहुत सारी, राइट। तो लेक्स में जब रिवर्स का वाटर पहुंचता है तो रिवर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना कि रिवर जो भंगर खद्दर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो रिवर्स हैं वो जब चलती हैं तो अब सिर्फ पानी लेकर नहीं चलती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें लेकर चलती हैं। क्या क्या लेकर चलती हैं? वही सब जो मैंने बताया था, सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना, एल्यूवियम, सॉइल डिपॉजिट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके वो चलती है, पेबल्स, स्टोन्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर रिवर्स अपने साथ चलती है। तो जब वो लेक्स में डिपॉजिट हो जाता है पानी उसका, तो पानी के साथ साथ ये सारे सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं। विद टाइम क्या होता है कि पानी फ्लो हो जाता है, फ्लोज आउट फ्रॉम द लेक। ठीक है, और यहाँ सिर्फ क्या बचते हैं? सेडिमेंट्स। अब जब ये सेडिमेंट्स इसमें पूरे डिपॉजिट हो चुके हैं तो ये क्या बन गया? एक तरह से एक प्लेन बन गया। क्या बन गया? प्लेन। ठीक है, ये क्या बन गया? मैदान, एक मैदानी क्षेत्र बन गया। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, जो रिवर लेकर आती है, ठीक है, जो रिवर डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ या फिर वेरी फर्टाइल। और यही रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया जो है ना, जो प्लेन नदर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर फलता फूलता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी पेरिनियल रिवर है, हिमालयन रिवर है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर्स हैं, ये सब अपने साथ क्या लेके चलती हैं? एल्यूवियल, जलोढ़ मिट्टी, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, तो इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो क्या होता है? रिवर डिपॉजिट्स होती हैं। ठीक है, तो रिवर की यही जो डिपॉजिट यहाँ पर हो जाते हैं और एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, इसे जम्मू कश्मीर में हम क्या कहते हैं? करेवास। ठीक है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दीज आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान यानी क्या होता है? कोई बताएगा कि ज़ाफ़रान यानी क्या होता है? ज़ाफ़रान बोलते हैं केसर को, या फिर सैफरॉन को ही कश्मीर में कहते हैं ज़ाफ़रान। ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाफ़रान इतना फेमस है, इतना फेमस है कि ज़ाफ़रान को मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है,
तो ये वहाँ केसर है और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर नो डाउट करेवास में इसका कल्टीवेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा होता है। इसीलिए देखना कश्मीर में क्या बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब क्या है, एप्पल ऑर्चर्ड्स, ये सब। अच्छा ये देखो, कैन नॉट बी ग्रोन, यहाँ खेल दिया है ना। एप्पल, ऑर्किड्स, आलमंड, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। बादाम, सेब, ये सब बहुत होते हैं। तो अगर ये उगाए जाते होता तो सही ऑप्शन होता, पर इसने लिख दिया है कि नहीं होते, कैन नॉट बी ग्रोन, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक। कौन सा सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत सारी फेमस चीज़ें इन्होंने पूछी है, ठीक है। अगर आपने फेमस चीज़ें भी पढ़ी होगी तो ये आपको बन जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। बहुत डीप में जाके पूछा नहीं, जो न्यूज़ में रहता है या बहुत फेमस है, हर बुक्स में आप पढ़ लेते हो, वही चीज़ें, ठीक है। तो माजुली आइलैंड जो है ये क्यों फेमस है, इट इज़ द वर्ल्ड का क्या है, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अब आप क्या क्या इसमें ध्यान दोगे, आइलैंड, पहली बात आइलैंड क्या होता है, कोई भी लैंडमास जो कि वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा ज़मीनी क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्या, आइलैंड। बट यहाँ आइलैंड नहीं कह रहा है, बस यहाँ कह रहा है रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड मतलब क्या होता है कि जो नदी के बीच में होता है, ठीक है। किसी जनरली आइलैंड क्या देखे हमने, समुद्रों में देखे हैं द्वीप। द्वीप कहाँ देखा है हमने, द्वीप कहाँ होते हैं, समुद्र में होते हैं, ठीक है, सीज या ओशन में होते हैं। तो लेकिन जब वो रिवर के बीच में कोई आइलैंड होता है तो उसको हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड, ठीक है। तो ये जो माजुली है ये एक रिवराइन आइलैंड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड, ठीक है। और ये कौन सी रिवर में है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और ब्रह्मपुत्र रिवर में है। और कौन से स्टेट में है ये, असम में, ठीक। तो असम में हो गया माजुली, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये न्यूज़ में था आज से कुछ वक्त पहले तक, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था, इसलिए हो सकता है पूछा हो इसको, और ऐसे भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो द 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये तीनों क्या है, इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये हमारा इंडिया है, हमारा भारत महान, ठीक है। फिर ये यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, फिर यहाँ पर मिनिकॉय, ठीक, और यहाँ पर कहीं पर मालदीव्स। ये पूरा लक्षद्वीप हो गया, या मिनिकॉय हो गया। ये मालदीव्स का नाम तो सब सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं, सब सुने हैं ना। ये क्या है, मिनिकॉय, और ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर अंडमान और निकोबार, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो है, और नीचे हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच को जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है, रियल में तो कोई लाइन नहीं होती, इमेजिनरी लाइन है, हमने इसको क्रिएट किया हुआ है अपने सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। अच्छा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये क्या होता है, ठीक है। कभी ऐसा सोचा है कि यार 8 डिग्री क्यों बोलते हैं, 9 डिग्री, 10 डिग्री क्यों बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द लैटिट्यूड्स, ठीक है। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है ना, तो इन दोनों के बीच क्या है,
8 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, तो उसी को हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। और ये किसको सेपरेट करता है? मालदीव्स और मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करने वाले को हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाले को हम कहते हैं द 10 डिग्री चैनल। तो क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, कि ये तीनों आप याद रखो कि मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। मिनिकॉय से लक्षद्वीप, ये वाला मिनिकॉय से लक्षद्वीप, ये कौन सा है? ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। सी लिख दूंगी तो आप लोग सेल्सियस समझ लोगे, तो पूरा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल हो गया। और उसके बाद अंडमान और निकोबार वाला है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग लेक गिवन बिलो लाइज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन, ठीक है। इसके लिए आपको पहले ग्रीनविच लाइन पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीनविच लाइन क्या होती है? क्या होती है ग्रीनविच लाइन? ग्रीनविच लाइन होती है 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो ग्रीनविच लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच। जैसे अभी मैं लैटिट्यूड बता रही थी ना, ठीक है, तो वो क्या बता रही थी? 8 डिग्री 9 डिग्री, वो लैटिट्यूड्स का है, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड या होता है इक्वेटर होता है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन क्या हो जाता है? ग्रीनविच लाइन होती है। इसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। यानी कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा जो है ये इक्वेटर है, विच इज़ नोन एज 0 डिग्री पैरेलल या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 होता है लॉन्गिट्यूड में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीनविच लाइन। अब ये क्या पूछा है? विच लेक गिवन बिलो लाइज वेस्ट ऑफ, ठीक है, कौन सी झील ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है। अब इसको देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीनविच लाइन जो है वो कौन कौन से देशों से पास होती है और क्या कहाँ कहाँ से पास होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला मैप देखो, इसमें देखो ये वाला जो है ना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये पूरी है हमारी ग्रीनविच लाइन, ठीक। क्या है ये? यही है ग्रीनविच लाइन। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद करने का। तुम सब फ्रांस गए, ऐसा कुछ ट्रिक है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। टोगो, ये क्या है? टोगो। अच्छा, इसमें देखोगे तो भी पता चल जाएगा, है ना। U इज़ UK, M इज़ माली, ठीक। A इज़ अल्जीरिया, B इज़ बुर्किना फासो। ये सब क्या है? अजीब अजीब से नाम ले रही हूँ, जो ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ का नाम ले रही हूँ, उन कंट्रीज़ का नाम ले रही हूँ जिससे ग्रीनविच लाइन पास होती है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि ये सब क्या बता रही है मैम, ठीक है। तो ये हो गया। S क्या है? S इज़ स्पेन। बुर्किना फासो, फ्रांस से तो फ्रांस ही है, और गए से हो जाएगा घाना। ये आपकी ट्रिक है ग्रीनविच लाइन को याद करने की, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो बढ़िया से याद रहेगी। अब इसमें देख लो, ये देखो, उसमें नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ कहीं से ऐसे ग्रीनविच लाइन पास होती है, ठीक है। और ये जो मैंने नाम लिखा है, देखो, स्पेन से जा रही है, अल्जीरिया से जा रही है, माली से जा रही है, बुर्किना फासो से जा रही है, घाना से जा रही है, टोगो से जा रही है, ठीक। तो ये हमारी ग्रीनविच लाइन हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द लेक्स पास थ्रू द लाइज थ्रू द वेस्ट ऑफ, कौन सी पश्चिम में है। अब इसी मैप में देखो, एक तो ये दिख रही है लेक विक्टोरिया, ठीक। लेक विक्टोरिया कहाँ पर पड़ रहा है? पश्चिम में पड़ रहा है कि नहीं? सॉरी, ईस्ट में पड़ रहा है ना, पूर्व में पड़ रहा है। ये अगर हमारी ग्रीनविच लाइन है तो इस तरफ क्या होगा? ईस्ट होगा, और इस तरफ वेस्ट होगा, है ना। अब पूछा क्या है? ईस्ट पूछा है, वेस्ट पूछा है, हम पहले ईस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में, है ना। दिख रहा है ना मैप?
तो लेक विक्टोरिया तो नहीं होगा। ऑप्शन में और क्या क्या था देखो, ऑप्शन में दिया है विक्टोरिया झील तो कि गलत है, तंगानिका, बैकल और टिटिकाका लेक। ठीक है, अभी देखो एक सेकेंड, ये जो तंजानिया क्यों हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि तंजानिया में क्या है, तंजानिया में ही है यहाँ पर लेक तंगानिका। ठीक, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना तंगानिका लेक, ठीक है, तो ये वाली जो लेक है ये यहाँ पर है। ठीक, तो ये भी क्या हुई, टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में हो गई लेक तंगानिका, लेक विक्टोरिया। तो ये दोनों ऑप्शन से हमारा चला गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लेक बैकल। लेक बैकल तो बेटा बहुत फेमस लेक है। ठीक है, क्यों फेमस है, कोई बता सकता है क्या कि लेक बैकल क्यों फेमस है? अच्छा, ये है कहाँ पर, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा कि ये रशिया में है, रशिया में है। ठीक है, और फेमस क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड की क्या हो सकती है, डीपेस्ट लेक है ये, डीपेस्ट लेक। साइबेरिया में है ये। ठीक है, मंगोलिया के बॉर्डर, मंगोलिया रशिया के बॉर्डर के थोड़ा सा ऊपर में है। ठीक है, और ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। कहाँ पर है ये, रशिया में। अब ये बताओ, अफ्रीका से लाइन पास हो रही थी ग्रीनविच की, तो अफ्रीका से रशिया किस तरफ पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पर मान लो अफ्रीका है, ग्रीनविच लाइन है यहाँ पर। ठीक है, अफ्रीका पढ़े हो ना, मैप देखे हो ना, वर्ल्ड का मैप, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो इस तरफ फिर अपना इंडिया पड़ता है ना, ऐसे इंडिया, और फिर यहाँ पर अपना पूरा एशिया है। तो रशिया यहाँ पर है, ग्रीनविच लाइन यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये रशिया किधर पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है कि नहीं, पूर्व या फिर ईस्ट में। और यहीं पर है अपना लेक बैकल। ठीक है, तो लेक बैकल भी किस तरफ हो गया, ईस्ट में हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर होगा लेक टिटिकाका। क्या होगा, लेक टिटिकाका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, और लेक टिटिकाका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, जब साउथ अमेरिका देखोगे यहाँ पर पेरू है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर जो है ये है लेक टिटिकाका। ठीक, ये क्या है बेटा, साउथ अमेरिका। ठीक, तो साउथ अमेरिका क्या, अब साउथ अमेरिका किस तरफ है, ये ग्रीनविच लाइन है अगर 0 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया, ये वेस्ट हो गया है ना। तो वेस्ट में कौन सा है, लेक टिटिकाका इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगले सवाल में आते हैं। ये समझ आ गया ना मैप। फिर क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर मैनी हार्बर्स एंड पोर्ट्स इन अटलांटिक ओशन बिकॉज। अटलांटिक महासागर में कई बंदरगाह हैं, क्योंकि क्यों है बहुत सारे बंदरगाह, देखो देयर इज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ सी ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड यूरोप। देखो अटलांटिक ओशन की खूबी क्या है, ठीक है, अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। ये है अटलांटिक ओशन की खूबी, अत्यधिक दंतयुक्त है। अब देखो इंडेंटेड का मतलब क्या होता है, इंडेंटेड मतलब डेंट पड़ना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कार, जब कार हमारी गाड़ी जब कोलाइड हो जाती है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डेंट पड़ गया बोलते हैं ना। डेंट पड़ गया मतलब क्या होता है, ये आपकी कार है, अब डेंट पड़ गया तो ऐसी हो जाती है ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंडेंटेड, यानी कि स्मूथ नहीं है वो। कैसी है कोस्ट लाइन, ऐसी है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन इज नॉट स्मूथ, अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन इस टाइप की है। ठीक है, तो इसी को, अब दांत भी ऐसे होते ना हमारे, शायद इसलिए इसको क्या नाम मिला है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो इसलिए इसको दंतयुक्त नाम दिया है। ठीक है, कहाँ गया, अत्यधिक दंतयुक्त है। अच्छा, इससे पोर्ट्स को क्या फायदा है, पोर्ट्स क्यों इसमें बनाए जाते हैं? ठीक है, पोर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये देखो, ये पूरा ये लैंड एरिया है, मान लो ये सी एरिया है। ठीक है, यहाँ पूरा पानी है, तो जब ऐसा है कोस्ट लाइन तो पानी यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इन सब के अंदर तक जाएगा ना।
ठीक है। ये पूरा लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है ना, और पानी अंदर तक जा पा रहा है। तो जब पानी अंदर तक जा पाता है, अंदर तक पहुंचता है, तो क्या होता है, अब जो शिप्स होंगी वो अंदर तक जा पाएंगी। इनलैंड वाटरवे का नाम सुना है? इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे क्या होता है कि जैसे रिवर्स में हम शिप्स वाटरवे जो है रिवर्स में बनाते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? इनलैंड वाटरवे। तो ये एक तरह से एक इनलैंड वाटरवे का ही काम करता है, क्योंकि लैंड के बीच में पानी जा रहा है, पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो शिप्स जो है हमारी, अगर मान लो ये स्मूथ होता ऐसा, तो शिप यहीं पर खड़ी हो जाती, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, शिप यहाँ तक जा सकती है, तो शिप का ट्रांसपोर्ट इतने सारे, अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो, यहाँ तक शिप पहुँचेगी तो इतने सारे डायरेक्शन से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोर्ट्स या फिर हार्बर बनाने में क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। तो पोर्ट्स और हार्बर इसलिए इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स में इजिली बनते हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में पोर्ट्स एंड हार्बर क्यों है? बिकॉज द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। तो इसका आंसर क्या हो गया सही? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द रड कोल फील्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रड कोयला क्षेत्र बहुत इजी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो है नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा है जर्मनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रड कोल्ड फील्ड जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिच इन कोल्ड है, बिट्यूमिनस कोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करती हैं, है ना। क्यों करी? स्टील इंडस्ट्री मिलेगी आपको, कोल इंडस्ट्री मिलेगी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ मिल रही है, क्यों? क्योंकि कोल्ड फील्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? रड ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, पता है क्या? रड ऑफ इंडिया, ठीक, ये किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू। किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है? छोटा नागपुर की का पठार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं इसमें, ठीक है। तो मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा पाए जाने की वजह से छोटा नागपुर को रड। अच्छा, मिनरल्स की वजह से यहाँ और क्या चीज़ है? इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा इस एरिया में, ठीक है। जैसे जमशेदजी टाटा ने यहीं पर खोली थी, ठीक है। बहुत सारी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसी एरिया में है, तो इसलिए इसको रड ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जर्मनी, ठीक है। ये सिंपल याद करने वाली, पता होने वाली चीज़ है, इसमें कॉन्सेप्ट का कुछ है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है। आपको बस याद करना है कि अगर ये एटमॉस्फेयर है तो इसकी लेयर्स आप याद करोगे। सबसे पहली लेयर है ना, सबसे पहली लेयर क्या होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ये ऑलमोस्ट 0 से लेके 12 to 18 किलोमीटर तक चलती है। कौन सी? ट्रोपोस्फियर, ठीक। उसके बाद कौन सी आती है? ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। यहीं पर क्या मिलता है? ओजोन लेयर मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ये चलती है। उसके बाद आती है हमारी मेसोस्फियर, ठीक। यहाँ पर आएगी थर्मोस्फियर और उसके ऊपर एक्सोस्फियर, ठीक। मेसोस्फियर की हाइट होती है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। दिस इज 80 to 800 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड 800 किलोमीटर्स मोस्टली टू 3000 किलोमीटर इज एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको याद करना है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? एरोप्लेन्स जितनी भी हमारी हुए, ठीक है, क्लाउड्स, एरोप्लेन्स, ये सब होती हैं ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है, ये तो बहुत पता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में है। फिर उसके बाद क्या आता है? मेसोस्फियर, ठीक है, और उसके बाद आता है थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, मतलब इसके बाहर फिर हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है जो भी हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह है वो, ठीक है। वो तो खैर ख़त्म हो ही जाता है, ऑक्सीजन तो यहीं पर हो जाता है, मतलब हमारा स्पेस, आउटर स्पेस। एक्सो मतलब क्या होता है? आउटर, ठीक है, तो आउटर स्पेस आ जाता है, ठीक है।
और ये थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयंस मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपको अगर पता है, सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उल्टा भी पूछ सकता था, पर ये तो देखो ट्रोपोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर गलत है, थर्मोस्फीयर तो पहला है ही नहीं, एक्सोस्फीयर ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहिर्मंडल, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल इज ऑल्सो थर्मोस्फीयर, ठीक है। फिर मध्य मंडल और क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको तो ऐसे ही कर लेना था। फिर विंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। देखो इंसुलेशन वाली तो चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। विंड क्या है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, ग्रेडियंट बोलते हैं ना, ग्रेडियंट, ठीक है। विंड क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड बहती है। तो हवा के, वायु के, पवन के, देखो तीन तो मैंने पर्यायवाची बता दिए, है ही नहीं। तो पवन के जो चलने का रीजन ही क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर यानी दबाव का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब बस हमको ये देखना है कि लो से हाई जा रहा है या हाई से लो जा रहा है, ठीक है। तो देखो कॉमन सेंस अगेन लगाओ कि यहाँ पर मान लो हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अब हमें क्या पता है कि प्रेशर जो है या कोई भी चीज़, इवन दुनिया ऐसी है कि हर चीज़, हर कोई बैलेंस में चलना चाहता है कि नहीं, है ना। हर चीज़ को हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो प्रेशर भी अपने आप को क्या करना चाहता है? जैसे टेम्परेचर हम बोलते हैं ना कि गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिलाओ, है ना, तो वो क्या होता है? वो ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म नहीं रहता, वो दोनों बैलेंस होके एक सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सेम गोज विद व्हाट? प्रेशर, कि प्रेशर भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जब हाई प्रेशर एरिया होता है और कोई लो प्रेशर एरिया होता है तो क्या होता है, ठीक है, ये हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हाई से लो की तरफ क्यों जाएगा? ताकि उधर ज़्यादा है इधर कम है, तो हाई से लो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? बैलेंस होगा। तो इसलिए इस प्रकार से विंड जो है हाई से लो की तरफ बहती है। सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो टू हाई तो है नहीं, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इज द राइट आंसर। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु का संचलन ही पवन को वर्णित करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिया विल डेफिनेटली रिसीव मोर रेनफॉल व्हेन देयर इज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लानीना और अल नीनो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ठीक से नहीं करोगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो सबसे पहले तो आप क्या करते, इसको आप इन दोनों को तो तीनों को इनफैक्ट कैंसिल कर देते। क्यों? एलिमिनेट क्यों हो जाता? क्योंकि हमें ये पता है कि जब अल नीनो होता है तो इंडिया में क्या होता है? सूखा पड़ता है, ठीक है, सूखा पड़ता है या ड्रॉट आता है, ठीक है। तो रिसीव मोर रेनफॉल पूछा है तो अल नीनो की कंडीशन में तो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन ही सही है। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि अल नीनो और लानीना होता क्या है, ठीक है, तो उससे आपको बेटर समझ आ जाएगा। अल नीनो फिनोमेना, ठीक। देखो ध्यान से सुनना, नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉर्मल एयर नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल जब चल रहा होता है तो मैं पहले ये बताऊंगी आपको कि नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी अल नीनो में क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी लानीना में क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, ये जो पहला वाला डायग्राम है देखो। अच्छा, पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। पहला आपको पता होना चाहिए वॉकर सेल क्या होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अपवेलिंग क्या होती है, ठीक। देखो वॉकर सेल यानी क्या होता है, जो भी एयर का सर्कुलेशन होता है ना,
क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। एयर कभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ पहुँच गई, हमेशा क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है एयर का, ठीक है। तो जब ऐसे क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है एंड व्हेन इट हैपेंस इन इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इक्वेटोरियल के मोस्टली पैसिफिक ओशन के रीजन में जब ये होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। और जो ये बनते हैं इस प्रकार की क्लोज सर्कुलेशन, इसको हम वॉकर सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वॉकर सेल। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है इसको वॉकर सेल बोलते हैं। और अपवेलिंग क्या होती है, देखो इक्वेटोरियल की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स क्या होती है, ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ईस्ट से उठ के जब विंड्स वेस्ट की तरफ जाती हैं तो उसको ईस्टर्ली बोलते हैं। और उसमें ये होता है कि मान लो ये इक्वेटर है, ठीक, अब ये ओशन है, जब विंड्स इधर जाएंगी तो क्या होगा कि यहाँ का जो वाटर है वो धीरे धीरे सरफेस का जो वाटर है, ठीक है, सरफेस विंड की अभी बात कर रही हूँ, तो सरफेस वाटर भी इस तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। जब सरफेस वाटर उस तरफ मूव करने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा वाटर का और यहाँ वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मैंने क्या बताया, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करती है हमारा जो नेचर है, ठीक है, धरती का जो नेचर है वो हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पानी हो गया कम, यहाँ पानी हो गया ज़्यादा, तो ये जो नीचे का जैसे ये सी है ना, ठीक है, अब ये सारा पानी इधर चला गया तो पानी कैसे हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो ये जो नीचे का पानी है ये ऊपर जाएगा। और नीचे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है, क्या होता है, ठंडा पानी होता है कि नहीं, ठीक है, कोल्ड वाटर। ठंडा पानी क्या होगा, सरफेस की तरफ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ सरफेस पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा कोल्ड, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। और कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर गिव्स राइज टू हाई प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर गिव्स राइज टू हाई प्रेशर, ठीक है। ये तो पता है ना कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। ये बेसिक फिजिक्स है, ये तो पता होगा हमको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया इसको, अच्छा इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग, अपवेलिंग, ठीक है। जो ठंडा पानी ऊपर जा रहा है उसी को अपवेलिंग बोलते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट देखो, कोल्ड वाटर आ गया और कोल्ड वाटर इज डिनोटेड विथ ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू एरिया है और जो रेड एरिया है मतलब वार्म है वो, ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस की देखो, यहाँ पर है सरफेस, सी सरफेस या लैंड सरफेस, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा साउथ अमेरिका का, ये पेरू है ना, यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि कोल्ड है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, ये सरफेस में हो रहा है, ठीक है, सरफेस में। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होंगी, विंड्स जानी स्टार्ट होगी, पर ये कहाँ पर हो रहा है, सरफेस पे, ठीक है। अब क्या होगा, विंड्स यहाँ से राइज करेगी कि नहीं, राइज करेगी ना, क्योंकि विंड, अभी मैंने क्या बताया कि विंड हमेशा सर्कुलर मूवमेंट पे चल रही है, ठीक है, ये ऐसे चल रही है विंड। जब ये इधर जाएगी फिर ये राइज करेगी, फिर इस तरफ आके डिसेंड करेगी, डिसेंड मतलब नीचे आएगी, राइज करेगी मतलब ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी सरफेस पे, सरफेस पे मतलब अर्थ के सरफेस पे, ये कह लो एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो सरफेशियल विंड्स होता है, सरफेस मतलब एकदम ज़मीन पे नहीं, अर्थ का जो लोअर सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट है वहाँ पर वो सरफेशियल विंड्स बोलते हैं। जब वो ऊपर जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर वाली विंड हो गई। अब देखो यहाँ पर ये तो सरफेस विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही हैं, लेकिन जब सेल कंप्लीट होगा तो ये राइज करेगी, ये इस तरफ आएगी और यहाँ पर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, डिसेंड यानी कि नीचे जा रही है, और ये नीचे जा रही है सारी विंड्स, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर
बना हुआ है, ठीक है। तो हाई प्रेशर बनता ही जा रहा है क्योंकि विंड क्या हो रही है, डिसेंड कर रही है। अब इसके दो ब्रांचेस होते हैं। जो वॉकर सेल होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि विंड्स इधर ही जाएगी, विंड्स हमेशा ब्रांचेस ऐसे निकल, डिसेंड करेगी तो भी ऐसे करेगी, दोनों तरफ से विंड आएगी, और जब राइज करेगी तो दोनों साइड जाएगी, ठीक है। तो एक ब्रांच ये हो गई, तो कहीं ना कहीं इसकी दूसरी ब्रांच भी होगी, ठीक है। इसको चलो ये सरफेस को हटाओ, ये एक सर्कुलेशन इधर बनेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं मैस्करीन हाई। मैस्करीन हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैस्करीन हाईलैंड्स है वहाँ पर। मैस्करीन हाईलैंड मॉरिशियस से नाम सुने हो, है ना, मॉरिशियस सबको पता है। तो ये मॉरिशियस वाले जो आइलैंड है ना, उनको हम मैस्करीन आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैस्करीन आइलैंड्स जो हैं, इसमें पूरा वर्ल्ड मैप नहीं दिया है, इधर आओगे तो मैस्करीन आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं। तो ये वाला जो है एयर ऊपर से जाके मैस्करीन आइलैंड्स में जाके डिसेंड होता है। जब डिसेंड होगा तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पर देखो हाई प्रेशर आ गया, ठीक। अब ये ऑस्ट्रेलिया है और ऊपर यहाँ पर क्या है, एशिया है, ठीक है। भारत, यहाँ पर ऐसा भारत कर लो, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक। जब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, अब इंडिया में क्या हो रहा है, समर का टाइम है। समर में क्या होता है, ITCZ ऊपर चला जाता है, ऊपर यानी नॉर्थ में, ठीक है। ITCZ मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अभी शॉर्ट में समझ लो, एक तरह से वो एक इक्वेटर ही है मान लो, ठीक है। तो इक्वेटर जब अपरेंट मूवमेंट होता है इक्वेटर का, ठीक है, यानी कि नॉर्मल में वो 0 डिग्री है, ठीक है। जब समर आते हैं तो ऊपर गर्मी बढ़ती जाती है, तो ITCZ नॉर्थ में चला जाता है, और विंटर में ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। अब समर्स आए मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर जब बढ़ा तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर। और जब इंडिया में लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर मैस्करीन हाई में हाई प्रेशर हो गया, तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती हैं, विंड्स बहती हैं। और यही विंड्स क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। क्या है ये, साउथ वेस्ट मानसून। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई साउथ वेस्ट मानसून, मतलब ये पूरा एक मैकेनिज्म कहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि कैसे साउथ वेस्ट मानसून जन्म लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलेगा। ये सब क्या होता है, ये नॉर्मल ईयर में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब क्या होगा, कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का जो हाई प्रेशर है, जो ट्रेड, ये क्यों हो रहा है, इधर क्यों जा रही है, ठीक है। ये जो मैंने बताया विंड्स इधर जा रही हैं, ये क्यों जा रही है, ट्रेड विंड्स की वजह से। ट्रेड विंड्स या ईस्टर्ली कह लो, पूर्ववर्ती हवाएं, ठीक है। तो जब ये इंटेंसीफाई हो जाती हैं, इंटेंसीफाई मतलब और स्ट्रांग हो जाती है, जब और मजबूत हो जाती हैं ईस्टर्ली विंड्स, और तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ और बहुत ज़्यादा वेग के साथ बहती हैं, तो ये उतना ही ज़्यादा पानी उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पानी उस तरफ जाएगा उतना ज़्यादा ये पूरा मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रांग हो जाएगा मतलब ज़्यादा पानी जाएगा, ज़्यादा अपवेलिंग होगी, ज़्यादा अपवेलिंग होगी तो कोल्ड टेम्परेचर यहाँ का और बढ़ जाएगा। कहाँ का, पेरू के पास का कोल्ड टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर था वो और ज़्यादा हाई हो गया, और ज़्यादा हाई होगा तो ये कितना होगा, जो लो था वो और ज़्यादा लो हो जाएगा। फिर वो सेम चीज़ ये एक्स्ट्रा हाई हो जाएगी। और जितना ज़्यादा दबाव मैस्करीन हाई में रहेगा तो क्या होगा, अगर मान लो ये पहले 10 था, 10 यूनिट्स प्रेशर था यहाँ पर, ठीक है, और भारत में लो प्रेशर मान लो 5 यूनिट था, ठीक है। अब ये 15 यूनिट हो गया, तो डिफरेंस क्या हो गया, पहले 5 का डिफरेंस था, अब
10 का डिफरेंस हो गया। और जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है विंड्स उतनी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब ये जो डिफरेंस होगा ना, जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच का, उतनी ही ज़्यादा विंड्स स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जब ज़्यादा हाई हो गया और इनके बीच का डिफरेंस जब बढ़ गया तो क्या होगा, ये साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। स्ट्रॉन्गर मतलब और तेज़ी से आएंगी, और ज़्यादा वेग होगा उनका, और ज़्यादा पानी लेकर आएंगी वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर रेनफॉल बढ़ जाएगा। कहाँ पर, भारत में, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ला नीना। ला नीना कब होता है, जब ये जो नॉर्मल ईयर में जो चीज़ें चल रही हैं वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं, ठीक है, उनका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ला नीना। अब क्या होता है दूसरा कॉन्सेप्ट, एल नीनो। एल नीनो में हो जाता है उल्टा, इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एसओपी, ठीक है, ओशन डायपोल। उसके बाद आता है नेक्स्ट एल नीनो। एल नीनो में चीज़ें उल्टा हो जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्या कमज़ोर हो जाएगा, ये जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, या तो ये उधर धीमी गति से जाती हैं, कम वेग में, और कई बार ये इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि उल्टा हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। किस में उल्टा हो जाता है, एल नीनो में, ठीक है। ये इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि यहाँ पर ये इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ये वाला जो एरिया है ये वार्म हो जाता है, और वार्म यानी कि क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और ये वाला एरिया कोल्ड हो जाता है, और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो फिर ये जो मैस्करीन आइलैंड्स हैं इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। यानी कि विंड्स कैसे होंगी, इस प्रकार से बहने लगती है, ठीक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है कि ये जो सारी ये सरफेस विंड है, मैंने क्या बोला, इधर कोल्ड हो गया, इधर वार्म हो गया, तो विंड्स जो हैं वीक हो गई, उल्टा पानी उल्टा आने लगा, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो गया, जो जितनी वार्मनेस थी, है ना, वो इस तरफ आ गई, और ये इस वाला साइड कोल्ड हो गया। कोल्ड साइड क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, वार्म साइड लो प्रेशर हो जाता है। तो ये क्या होगा, जब सरफेस पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है, लो प्रेशर से विंड राइज अप करेगी, इस तरफ जाएगी और यहाँ पर डिसेंड कर जाएगी, ठीक है। और यही सेम चीज़ इस तरफ होगी। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ से विंड क्या हो रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से राइज अप कर रही है, ये इस तरफ जा रही है, और यहाँ से नीचे जा रही है। तो ये क्या बन गए हमारे दो वॉकर सेल, ठीक। अब ये हो गया, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, एल नीनो बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट हो गया, मैस्करीन आइलैंड्स में। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर भारत है, ठीक, ये हमारा भारत है। अब जब यही लो प्रेशर हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, वीक। क्या वीक होगा हमारा, साउथ वेस्ट, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाते हैं ना विंड्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में वही चीज़ बताई, ठीक है। और शायद पिछला क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया था ताकि आप पहले ये तो समझ जाओ कि विंड्स कहाँ से जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जब हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ विंड्स आएंगी, तभी तो साउथ वेस्ट मानसून का जन्म होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन मान लो यहीं पर लो प्रेशर हो गया, तो इधर क्या होगा, विंड्स नहीं आ पाएंगी, या तो वो बहुत वीक हो जाएंगी, बहुत कम वर्षा होगी, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर हो गया तो हमारे तरफ बारिश आएगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा या फिर ड्रॉट, ठीक है। तो ये रीज़न है कि क्यों एल नीनो में भारत में क्या होता है, कम वर्षा होती है, या फिर एक्सट्रीम हो जाए जब तो सूखा पड़ता है या ड्रॉट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है एल नीनो और
लानिना। ठीक, समझ में आई चीज़? तो इस क्वेश्चन का अब आंसर देखते हैं। भारत में अधिक वर्षा प्राप्त करेगा जब, अब तो एकदम क्लियर हो गया ना कि अल नीनो होगा तब तो सूखा पड़ेगा, तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं हो सकता, तो यही होना चाहिए था। ठीक है, और जब अल नीनो होता है तो उसको निगेटिव ओशन डायपोल बोलते हैं। ठीक है, लानिनो के टाइम पे उसको पॉजिटिव ओशन डायपोल। तो वैसे भी लानिना का एक ही ऑप्शन है। अब अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि लानिना से बारिश ज़्यादा होती है और अल नीनो से बारिश कम होती है, तो आप सी ऑप्शन को लगा पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अल नीनो और लानिना को आप अच्छे से वापस से पढ़िए। ठीक है, जो मैंने समझाया है उसको बार बार, अगर वैसे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है उसको बैक करके आप 2-3 बार और देखिए। ठीक है, अपने कॉपी में डायग्राम बना बना के देखिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए और कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैंने आपको वॉकर सेल और अपवेलिंग बता दिया। ठीक है, लेकिन आप इसको और अच्छे से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और नहीं भी पढ़ोगे तो मैं ही जो बता रही थी उसको 4-5 बार देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 2-3 बार जो मैंने बताया है उसको, अगर नहीं समझ में, देखो समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता 2-3 बार उसको रिपीट करके आप देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो। यहाँ पर हम एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है थोड़ा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो आज बस इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।